हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एस के सानो टेक्नोलॉजी। आज हम बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का सितंबर 2024 में प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है वो तो पूछा ही जा रहा है। वो अब जो है 30 से 40% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन उसमें नया भी क्वेश्चन को अब ऐड किया जा रहा है धीरे धीरे। अब नया क्वेश्चन में भी रिपीट कर रहा है। सपोज डेट ऐसा नहीं कि 25 के एग्जाम में नया क्वेश्चन पूछ दिया तो उसको रिपीट नहीं करता है। एक सप्ताह बाद फिर जो आपका एग्जाम होता है वही पूछा हुआ क्वेश्चन को ही रिपीट करता है। मतलब पुराना क्वेश्चन तो रिपीट कर ही रहा है, नया जो क्वेश्चन पूछा है उन नए क्वेश्चन को भी रिपीट कर रहा है इसी बार। इसीलिए जो भी नया क्वेश्चन है हम उसको फुल एनालिसिस करने वाले हैं, ताकि आप एग्जाम हॉल में जैसे ही जाए क्वेश्चन देखने के साथ ही तुरंत सही टिक लगा दे। तो कुल मिला के ये कहना है कि उसका हम आज फुल एनालिसिस करने वाले हैं और देखेंगे कि नया क्वेश्चन किस प्रकार का है, किस लेवल का है। उससे ये भी फायदा होगा कि हमें जो है तैयारी किस दिशा में करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, ताकि सीबीटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ध्यान दें, एक बात और आपको बताना चाहेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए जितना ज़रूरी सीबीटी है उतना ज़रूरी आपका टाइपिंग टेस्ट भी है। इसीलिए आप दोनों पे निरंतर मेहनत करते रहे, अब सीबीटी प्लस टाइपिंग पे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टाइपिंग रिलेटेड क्विज को चर्चा करेंगे। अब भी वर्ड का लेवल इजी से थोड़ा सा नॉर्मल क्या है, मीडियम पूछा जा रहा है। कहीं आपको बड़ा मिलेगा वर्ड, कहीं छोटा मिलेगा, तो कुल मिला के ठीक ठाक है, मीडियम लेवल का है, चल सकता है, कोई इशू नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे कि हिंदी में जो है हिंदी में जो परसों का एग्जाम हुआ था उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे पूछ दिया था। उस पे जो है लेख के बारे में था, वही लिखना था हिंदी में। तो डॉक्टर लिखने में बहुत सारे को प्रॉब्लम हो रही थी, अंबेडकर इस टाइप का, मतलब कुछ कुछ दिक्कत आ रही थी। जिसको प्रैक्टिस था वो तो पहले मार के बैठ गए थे टाइपिंग टेस्ट, लेकिन ये सब चीज़ का प्रैक्टिस करना है। जैसे डॉक्टर, श्री, ये सब जो भी है ये सब का प्रैक्टिस करते रहना है। तो चलिए, कीबोर्ड पूर्णिया में जो इसको डाउट था कौन सा कीबोर्ड है जो वहाँ पे कीज फंसता है, तो वहाँ देखिए मरकरी का कीबोर्ड है। और हम स्टूडेंट से फीडबैक लिए तो बोले नहीं ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं फंसता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, बाद बाकी कोई इशू नहीं है। अगर जिसका टाइपिंग है वो बेहतर आराम से निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कीबोर्ड का नॉइज हो सकती है, जिनको मतलब कीबोर्ड का नॉइज से डिस्टर्बेंस पैदा होती है वो अपना साथ में कॉटन ले लेंगे, रुई ले लेंगे, कान में डाल लेंगे तो इशू वो भी सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसका यूज करते हैं, ठीक है। हम अपना बात बता दें, बहुत सारे एग्जाम में मैंने भी कई बार ये चीज़ प्रैक्टिस किया है। तो मैनुअल सबमिट का ऑप्शन का प्रॉब्लम जो अभी चल रहा है, इसको धीरे धीरे सुधार किया जा रहा है। मैंने जो है मैंने बहुत सारे सेंटर से संपर्क साझे, तो बोले कि ये कभी एक आध स्टूडेंट में होता है, लेकिन इसको बहुत जल्दी मतलब सॉर्ट आउट किया जा रहा है। इस तरह का इशू जो है हम नहीं चाहते हैं कि दोबारा देखने के लिए मिले। तो ये आपको प्रॉब्लम ठीक हो जा रहा है, मतलब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। कीबोर्ड चेंज का ऑप्शन में जो प्रॉब्लम था अब वहाँ भी कोऑपरेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, कीबोर्ड चेंज का ऑप्शन मिलता है। एक आध सेंटर पे अभी भी दिक्कत चल रही है, तो हम आपसे सेंटर का नाम पूछे थे। अगर आप सेंटर का नाम बता देंगे तो फिर हम उससे कांटेक्ट करने का जरूर प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला कि व्हाट इज फार्मवेयर, फार्मवेयर क्या है। देखिए क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है कि आपको डिफिनेशन दे देगा या फार्मवेयर दे देगा, उसमें इसका मतलब डिफिनेशन रहेगा, तो आपको ढूंढना पड़ेगा ऑप्शन में कि फार्मवेयर होता क्या है। लेकिन पिछले एग्जाम में इस तरह से पूछा था कि फार्मवेयर किस मेमोरी में यूज होता है। विद्यार्थी कंफ्यूज कर गया, बहुत सारे रैम मार के चले। लेकिन ध्यान दे, पहले फार्मवेयर का काम क्या होता है, उसके बाद आप खुद ब खुद टिक लगा लेंगे। देखिए फार्मवेयर जो होता है, एक आपको यहाँ पे हम एक ब्लैंक ले लेते हैं। फार्मवेयर क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। जब आपका डिवाइस मैन्युफैक्चर होता है उसी टाइम में जो हार्डवेयर डिवाइस की मेमोरी में एम्बेड होती है, जो आपका हार्डवेयर डिवाइस होती है उसमें पहले से कोडिंग की जाती है जब आपका डिवाइस मैन्युफैक्चर होती है उसी समय, ताकि काम करने में उसे हेल्प मिल सके। अब हम एग्जांपल देंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। जैसे होता है कैमरा, आपके घर में अगर टीवी होगा तो उसका रिमोट, कैमरा, उसके बाद स्मार्टफोन, और बहुत सारे हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, राउटर हो गया, ऑप्टिकल कार्ड हो गया। अब इसको ऐसे समझे, इसमें डिफरेंट क्या है हमारे कंप्यूटर और ये डिवाइस में, डिफरेंट क्या है। डिफरेंट ये है कि रिमोट में अगर हम एक बटन प्रेस करेंगे तो एक ही प्रेस होगा, हम पावर बटन प्रेस करेंगे तो वो उससे पावर ऑन ऑफ ही हम कर सकते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो उसको जो शुरू में सेट किया गया है उसको हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, इम्बेड किया गया है। तो इसका मतलब उसमें जो प्रोग्राम सेट है वो कभी भूलता नहीं है। मतलब अगर मान के चलिए कि हमको
टीवी में 2 नंबर का बटन को प्रेस करना है, टीवी में रिमोट से 2 नंबर का बटन प्रेस करना है। तो हम अगर उसको कुछ भी कर ले, कितना भी उठा पटक दे, खोल दे, उसको कुछ भी चेंज कर दे, तो 2 नंबर किससे आएगा? 2 नंबर का ही बटन से आएगा टीवी के रिमोट में। तो वो क्या किया गया, जब आपका जो जब रिमोट बन रहा था उसी समय में वो जो कोड होता है उसको इम्बेड किया गया था पहले, मतलब उसी को बोलते हैं इम्बेड किया गया, कोटिंग किया गया। तो वो प्रक्रिया किस में होता है? कौन सी मेमोरी में, जो कि नहीं भूलती है? आपको पता है कौन सी मेमोरी जो नहीं भूलती है? तो रोम नॉन वोलाटाइल होती है, मतलब स्थिर मेमोरी होती है। तो ये किस में जाएगी? रोम में। अब आई थिंक बेहतर समझ में आ गए होंगे, अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। रोम में ही ये सारा प्रोग्राम एम्बेड किया रहता है। कैमरा में कौन सी बटन से आपको कैप्चर करनी है, किससे जूम करना है, रिमोट तो बता ही दिए। आप स्मार्टफोन में भी जो भी प्रोग्राम रहता है, जैसे इसी तरह आपका वॉशिंग मशीन है, बहुत सारे है, फ्रिज है। मेरे ख्याल से अब हार्डवेयर का आप अच्छे से जवाब देंगे एग्जाम में। अब उसका अगर मेमोरी भी, ये क्वेश्चन अगर रिपीट भी कर देगा किस मेमोरी का हिस्सा है, तो रोम का हिस्सा है। क्लियर है? तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगर A1 का मान 6 है, एक्सेल का क्वेश्चन है, तो C1 में बराबर A1 सूत्र होने पर इसका मान क्या होगा? क्लियर है? देखिए लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ दम है नहीं। अगर A1 का मान 6 है तो हम C1 में लिखे कि D1 में, जहाँ भी इसका मान लिखेंगे तो इसका मान थोड़ी ना चेंज होगा, इसका मान 6 ही होगा। बस ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए था। तो आइए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। कोई भी फार्मूला C1 में रहेगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे A1 मतलब देखिए सेल एड्रेस, ये आपका सेल एड्रेस होता है A1। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है आपका सेल एड्रेस है। तो ये जो आपका सेल एड्रेस है ये आपका A1 है। इसमें अगर हम मान 6 रखते हैं तो इसको हम C1 में लिखेंगे। यहाँ कोई फार्मूला भी लगा हुआ रहेगा, उसको हम C1 में लिखे, जहाँ भी लिखे इक्वल टू, ये हम एड्रेस दे देते हैं, देन इंटर देते हैं। तो सूत्र में, ये सूत्र का नाम तो दिया नहीं है, इसको करना क्या है? तो केवल एक वैल्यू है, इसको जहाँ भी सूत्र लगाइएगा इक्वल टू दीजिएगा। तो एक्सेल में कहा जाता है अगर इक्वल टू दीजिएगा तो वो एक फार्मूला माना जाता है। तो चाहे उसमें हम जोड़ घटा गुना, उसमें तो ये दिया हुआ नहीं था, तो बस वो घुमा के क्वेश्चन था फंसाने के लिए। अगर हम इसको सूत्र दे देंगे तो ये कंफ्यूज करके कुछ और ऑप्शन लगा देगा। तो A1 में देखिए सूत्र है, जोड़ घटा गुना नहीं है। और जोड़े रहता, घटो ही रहता, तो 6 को किसी और अंक रहेगा तब न उससे जोड़ घटा गुना करेंगे। तो A1 का मान कितना हो जाएगा? C1 में लिखिए, कहीं भी लिखिएगा इक्वल टू A1 का मान, यहाँ पे हम A1 दे देंगे, देन इंटर दे देंगे, तो 6 ही होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा संभल के इसका बनाना है एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल को रिमूव करने का कमांड पूछ दिया था। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो रूल होता है उसको रिमूव करने का कमांड, उसको हटाया कैसे जाए, ठीक है? तो उसको हटाने के लिए आपको कहाँ मिलता है? क्लियर रूल्स करके ऑप्शन मिलता है। जैसे इसी में हम यहाँ पे सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, डाटा बार में कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दिए, लगा हुआ है। अब इसको क्लियर करने के लिए स्टाइल्स ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पे दिया गया है क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स में भी आपको अगर हो सकता है आगे एग्जाम में पूछ दे कि क्लियर रूल्स में जाने के बाद क्या करें। आपको अगर इसका फॉर्मेटिंग हटाना है तो यहाँ पे दिया गया है क्लियर रूल सेलेक्टेड सेल्स या इंटायर, तो सारे को हटाना है, पूरे सेल को, तो इंटायर सीट करेंगे। अगर जो सेलेक्टेड सेल है, सेल को हटाना है, तो यहाँ पे देखिए सेल सेलेक्ट नहीं है। अगर सेलेक्टेड सेल को रूल हटाना है तो सेलेक्टेड सेल करेंगे, तो केवल एक सेल का रूल हटेगा। अब पूरे का हटाना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, क्लियर रूल्स में जाएंगे, क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर सीट करेंगे, तो सारे का रूल हट जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया है, ज़्यादा इसमें समय नहीं देना है। ये क्वेश्चन आपको मैथमेटिकल टाइप से आप ऐसे बना भी सकते हैं। 9 डिवाइड 6 मल्टीपल 4 + 3 - 1 इक्वल टू वाट। इसको अगर ऐसे बनाया जाए 9/6 मल्टीपल 4 + 3 - 1 इक्वल टू वाट, यही है ना? तो अगर हम 3 से अगर इसको मतलब काटा जाए तो 3 दूना 6, 3 तिया 9। क्लियर है? ये 3 गया और एक मर्त में कटा तो 1 - 1 0, 4 दूनी 8, तो इसका आंसर कितना हो गया? 8 हो गया। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, वहाँ तो आपको एक्सेल मिलेगा नहीं। अब चलिए यही वैल्यू को हम पुट करते हैं वहाँ पे, ठीक है? ये वैल्यू को हम एक्सेल में पुट करते हैं, तो क्या है 9/6, यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल टू 9/6
और यहाँ पे एस्टेरिस्क है, एस्टेरिस्क मतलब मल्टीपल इसको मानेंगे, यहाँ पे 4 + 3 - 1 यही है, देन इंटर। तो कितना आया वैल्यू? 8 आया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू देख के आप इतना मारेंगे, आपका आंसर आ जाएगा एक्सेल में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्लियर हो गया, ये भी क्लियर, दूसरा तीसरा भी क्लियर, फार्मूला वाला भी क्लियर। अब स्लाइड का कलर चेंज हम किस स्टेप से करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्लाइड का कलर में कोई भी डिजाइनिंग देंगे, यहाँ पे अगर आपको कोई भी कलर चेंज करना है तो डिजाइन टैब पे जाएंगे, यहाँ फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे, सॉलिड कलर दिया गया है, इस कलर की जगह पे हम कोई और कलर देंगे तो कलर इजीली चेंज हो जाएगा। तो किस टैब में है पूछ देगा क्वेश्चन, किस टैब में? डिजाइन टैब में। कौन सी सेक्शन में? कस्टमाइज सेक्शन में। फॉर्मेट के बैकग्राउंड में जाइए, फील में जाके, प्रोसेस यही है, फील में जाके सॉलिड कलर, ग्रेडियंट कलर, पिक्चर और टेक्सचर, पैटर्न फील, ये सब आप आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है, बस आपको प्रैक्टिकल थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा प्रैक्टिकली, तो आपको मतलब दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। नेक्स्ट है कि इन व्हिच ग्रुप न्यू स्लाइड इंसर्ट एंड लेआउट चेंज ऑप्शन, ये दोनों क्वेश्चन एक ही साथ पूछ दिया था। यहाँ पे देखिए एक में ही दो क्वेश्चन है। इन व्हिच ग्रुप मतलब किस ग्रुप से न्यू स्लाइड इंसर्ट, नया स्लाइड इंसर्ट करते हैं और लेआउट चेंज करने का ऑप्शन रहता है। तो ये स्लाइड्स ऑप्शन में रहता है, ये दोनों चीज़ अवेलेबल रहता है। हम लेआउट भी चेंज करते हैं और स्लाइड भी इंसर्ट करते हैं। यहीं पे अगर आपको देखना है, चलिए हम अगर आपको हम दिखाए यहाँ पावर पॉइंट में, जैसे हम यहाँ पे होम टैब पे क्लिक करते हैं तो स्लाइड्स का यहाँ पे सेक्शन है, इसी में है न्यू स्लाइड, हम यहाँ से नया स्लाइड लेते हैं। और इसी में क्या है? लेआउट, यहाँ से हम लेआउट चेंज करते हैं। तो यहाँ से लेआउट अभी टाइटल स्लाइड लेआउट है, तो यहाँ पे कंपैरिजन है, जो लेआउट आपको चेंज करना है यहाँ से लेआउट आप इजीली चेंज कर सकते हैं। तो ये भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जो स्टूडेंट जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा है हिंदी इंग्लिश जैसे हम वैसे लिख लिए हैं और आपको बता रहे हैं। किसी भी वर्ड को खोजने और बदलने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? देखिए किस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है कि खोजने मतलब फाइंड करने के लिए और बदलने मतलब रिप्लेस करने के लिए पूछ रहा है। तो किस कमांड का यूज करते हैं? तो फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फाइंड एंड रिप्लेस का। ये आपको हर एक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से हर एक जगह मिलेगा। ठीक है, तो ये फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन करते हैं। फाइंड से खोजते हैं, रिप्लेस से चेंज करते हैं। अगर आपको ये भी क्वेश्चन को बताना पड़ेगा तो वो भी बता देते हैं। जैसे यहाँ पे हमको फाइंड करना है तो यहाँ पे फाइंड है, फाइंड पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम दे देते हैं 6 ही है अभी फिलहाल इसमें, तो ये 6 को ढूंढा है। अब इसी में यहाँ पे रिप्लेस है, रिप्लेस पे जाएंगे, 6 को हम बना देंगे 3 और रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो देख लीजिए, हालांकि ये मेरा फार्मूला है इसीलिए आपको 14 दिख रहा होगा, ये वाला फार्मूला है। जितना भी 6 था सबको 3 कर दिया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 6 को 3 कर दिया, रिप्लेस से फाइंड से खोजे और रिप्लेस से चेंज कर दिया। यही क्वेश्चन पूछा था, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि चूज द करेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज करने के लिए पूछा था। ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज करने के लिए तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। हमारे जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है और हम जो यूजर है, कंप्यूटर जो यूज करते हैं, उसके बीच में जो इंटरफेस मतलब एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, तालमेल एस्टेब्लिश करता है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो इसी का एग्जाम्पल पूछा था, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है करेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करने के लिए। तो करेक्ट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो हम इसको फिलहाल कर लेते हैं डिलीट। तो आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार, तो सबसे पहले जो पॉपुलर है हम लोग जो यूज करते हैं वो है विंडोज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी से ज़्यादा आपको क्वेश्चन भी पूछता है अभी एग्जाम में। उसके बाद आपका जो फेमस है एंड्रॉयड, जो स्मार्टफोन यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एंड्रॉयड के बाद वो है मैक ओएस एप्पल का। इसके बाद यहाँ पे आपको हो जाता है लिनक्स, इसके बाद यूनिक्स, एक आपको क्रोम ओएस करके अब आ रहा है, क्रोम ओएस करके। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, क्रोम आपका ब्राउजर भी है, ओएस भी है। तो अगर क्रोम रहेगा तो उसमें लिखा हुआ रहेगा क्रोम ओएस, इसमें आपको क्लियर स्पष्ट पता चल जाएगा। ये क्रोम बुक जब से बना रहे हैं ना तो क्रोम ओएस अपना यूज करता है। तो और इसके बाद उबंटू, ये क्वेश्चन पूछता है बेल्ट्रॉन बार बार। उबंटू भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप्स है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम जितना बता दिए हैं इतना आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन
नहीं पूछेगा। ये नोटपैड का देखिए एक्सटेंशन नाम पूछ दिया था, सबसे आसान क्वेश्चन, एक्सटेंशन नाम, और उसमें भी नोटपैड का एक्सटेंशन नाम .txt होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे थे और इसमें पूछ दिया था कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज करने के लिए बोला था। ठीक है, तो इस तरह का अब कुछ क्वेश्चन जो है नया नया आ रहा है, जो कि काफ़ी मतलब ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ के जाना पड़ेगा, यही है। तो ध्यान दे, क्लास आप लोग रेगुलर करें, ये मत कीजिए कि ऐसा नहीं करना है कि शुरू में इजी क्वेश्चन था वही सब रट ली हो गया, तो अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप कर रहा है। देखिए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जिसको कि हम मतलब अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यहाँ पे हम लिख देते हैं लिनक्स। लिनक्स एक क्या है आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उबंटू जो है अभी जो हम बताए थे यहाँ पे, इसी में हम आपको दिखा देते हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें ये लिनक्स हो जाएगा, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू भी क्या है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एक हाइकू करके आता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं HAIKU, हाइकू, ये भी आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। इसके बाद आपका फ्री BSD करके आता है, फ्री, हम इसको कहाँ लिख दे, चलिए ऊपर में लिख देते हैं। यहाँ पे विंडोज को हम हटा रहे हैं, विंडोज और एंड्रॉइड को इसी में लिख देते हैं। यहीं पे हम लिख देते हैं फ्री BSD, फ्री BSD, ये भी आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। और क्रोम OS भी क्या है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्रोम OS भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एंड्रॉइड भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इतना काफी है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस हम बता दिए, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा। क्लियर। अब फार्मूला कॉपी का शॉर्टकट की पूछ दिया, ये कंफ्यूज करने के लिए। देखिए फार्मूला या टेक्स्ट कुछ भी कॉपी कीजिएगा तो उसका शॉर्टकट की Ctrl+C ही होता है, CTRL+C होता है, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं करना है। फार्मूला कॉपी, टेक्स्ट कॉपी, जो भी कॉपी करने का है उसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+C होता है। Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+C से कॉपी रट लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा कमांड एडिटिंग ग्रुप में नहीं है। देखिए एडिटिंग ग्रुप में अब पूछ रहा है कि कौन सा कमांड नहीं है। जैसे हम होम टैब पे क्लिक करते हैं तो ये है आपका एडिटिंग ग्रुप, ये साइड में। एडिटिंग ग्रुप में कौन सा कमांड नहीं है, तो 3 ही कमांड इसमें आता है, ये ध्यान रख लेना है। फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट का अलावा जो भी होगा वो आपका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों के अलावा और कोई एडिटिंग ग्रुप में कमांड नहीं रहता है। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन है CPU किस प्रकार की मेमोरी से सीधे एक्सेस करती है। ये कई बार हम बता चुके हैं आपको रिवीजन क्लास में। CPU किस प्रकार की मेमोरी से सीधे एक्सेस करती है, उस मेमोरी का नाम क्या है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सबसे महंगा होता है, ये भी ध्यान में रखना, और सबसे फास्ट होता है। कंप्यूटर में सबसे फास्ट मेमोरी, सबसे एक्सपेंसिव मेमोरी कौन सी मेमोरी, कैश मेमोरी होती है। और ये क्या करती है, CPU से ये सीधे मतलब CPU इससे सीधे एक्सेस प्रदान करती है। क्लियर है। अब नीचे में है कि हार्डवेयर अनइंस्टॉल कहाँ से करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। हार्डवेयर अनइंस्टॉल कंट्रोल पैनल से हम अनइंस्टॉल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप में नहीं है। स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप में भी पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, वर्ड ओपन करेंगे। यहाँ 3 ही आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। मेलिंग टैब पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये है आपको स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप। तो यहाँ पे 3 आपको कमांड है, एक है स्टार्ट मेल मर्ज का, दूसरा सेलेक्ट रिसिपिएंट का, तीसरा एडिट रिसिपिएंट का। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप में एक रहता है खुद स्टार्ट मेल मर्ज, दूसरा सेलेक्ट रिसिपिएंट और तीसरा एडिट रिसिपिएंट। आई थिंक क्लियर है। ये कौन सा नहीं है, तो अब जवाब दे देंगे। ये तीनों के अलावा इसमें भी नहीं रहता है, तो ध्यान दें कि कौन नहीं रहता है ग्रुप में, जिसमें कम कमांड रहता है उससे पूछ देता है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं है, बस 1-2 बार ओपन करके देखते रहेंगे कि इस ग्रुप में कौन सी कमांड है। अब नेक्स्ट है कि व्हाट इज बायोस। या किसी में पूछ दिया था बायोस का फुल फॉर्म, और किसी में पूछ दिया था बायोस क्या है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बायोस होता है, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक। हम यहाँ पे लिख देते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट या आउटपुट या इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये होता है बायोस का फुल फॉर्म। तो देखिए बायोस वह प्रोग्राम होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम को चालू करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जब सिस्टम हम बूटिंग करते हैं, शुरुआत मतलब कंप्यूटर ऑन करते हैं, वो जो चालू करने का काम कौन करता है,
बायोस करता है। और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर होता है डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइस रहता है, उसके बीच में ये मध्यस्थता करता है। ठीक है, ये आपका क्या है, बायोस है। क्लियर है। अब शॉर्टकट की पहले स्पेलिंग एंड ग्रामर का पूछता था, अब थिजारस का पूछ देता है। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, यहाँ पे हम जैसे हम MS वर्ड ओपन करते हैं, थिजारस का शॉर्टकट की होता है शिफ्ट के साथ हम F7 अगर हम प्रेस करते हैं तो ये आपको ओपन हो जाता है। तो इसका शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ F7 यहाँ पे हम लिख देते हैं। यहाँ पे थिजारस का शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस F7। क्लियर है। नेट कनेक्शन सबसे जो फास्टेस्ट मतलब ज़्यादा तेज गति से चलने वाला इंटरनेट है वो आपका फाइबर केबल है। फाइबर केबल सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट कनेक्शन है। मैक्सिमम सेल इन कैरेक्टर, कि एक सेल में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर हम नोट लिख सकते हैं, तो उसके लिए आपका आंसर हो जाएगा 255। क्लियर। इधर हम मिटा रहे हैं ये सबको। 255 कैरेक्टर हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि CD रोम का फुल फॉर्म पूछ देता है। फुल फॉर्म भी देख लेंगे। CD रोम का कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं, क्लियर है, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये होता है CD रोम का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज का यूज। तो देखिए असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज होता है, LLL इसको बोलते हैं शॉर्ट में। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, अभी तो आगे हाई लेवल लैंग्वेज। पहले असेंबली लैंग्वेज ही प्रोग्रामिंग के लिए कंप्यूटर में यूज किया जाता था। पहले कौन सी, असेंबली लैंग्वेज का ही यूज किया जाता था। ठीक है, जिसको लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। कंप्यूटर तथा अन्य प्रोग्राम करने योग्य पंक्ति की निम्न स्तरीय प्रोग्रामन भाषा, ये आपका एक तरह से लो लेवल लैंग्वेज है। क्या जो कि प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता था पहले असेंबली लैंग्वेज। और इसको असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर कैसे यूज करता था, बीच में आता था एक असेंबलर जिसको वो चेंज असेंबली मतलब ट्रांसलेट करके उसको बना देता था बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी मतलब मशीनी लैंग्वेज या 0 और 1 की फॉर्म में। क्लियर है। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए कौन सा प्रोग्राम आता था, असेंबलर। तो पहले प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता था क्या, असेंबली लैंग्वेज का। तो यहाँ पे देखिए असेंबल हो गया है, असेंबली होगा, ASSEMBLY होगा, यहाँ पे असेंबली होगा, सॉरी यहाँ पे असेंबल नहीं असेंबली होगा। नेक्स्ट है कि यूज ऑफ द टाइटल ऑफ कंटेंट स्लाइड। अब स्लाइड में जो दिया गया स्लाइड है उसका यूज भी पूछ रहा है कि स्लाइड का क्या उपयोग होता है। तो जैसे हम यहाँ पे होम टैब पे क्लिक करते हैं, स्लाइड लेआउट में जाएंगे तो सारा शो करेगा, या यहाँ न्यू स्लाइड पे जाते हैं तो यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे क्या दिया गया था, टाइटल और कंटेंट स्लाइड का किस लिए यूज होता है। तो देखिए टाइटल और कंटेंट का स्लाइड का किस लिए यूज होता है, हम आपको यहाँ से दिखाते हैं दूसरे में। टाइटल और कंटेंट स्लाइड का किस लिए यूज होता है, जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो ऊपर में टाइटल लगाने के लिए, नीचे में पिक्चर लगाने के लिए, या जो भी आपका मैटर है, ऑब्जेक्ट है, वो लगाने के लिए। ये आपको जवाब देना है अगर आपको क्वेश्चन पूछ देगा तो। बाद बाकी इसमें और भी स्लाइड्स हैं। टाइटल स्लाइड का केवल टाइटल लगाने के लिए यूज किया जाता है, टाइटल और सब टाइटल लगाने के लिए यूज किया जाता है। इसी में और भी स्लाइड है, इसमें है सेक्शन हेडर, केवल सेक्शन और पैराग्राफ और हेडर लगाने के लिए। इसका नाम से ही पता चलता है। कंपैरिजन में क्या है कि तुलना करने के लिए यूज किया जाता है कंपैरिजन स्लाइड्स का। इसमें और क्या दिया गया है, टाइटल ओनली, केवल ओनली टाइटल के लिए ओनली टाइटल स्लाइड का यूज किया जाता है। तो ये आप कॉमन है, जवाब दे सकते हैं। और आपको ब्लैंक लेना है स्लाइड, खाली स्लाइड के लिए ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, मतलब खाली के लिए। कंपैरिजन विथ कैप्शन, मतलब तुलना के साथ कुछ कैप्शन वगैरह लगाना है तो उसके लिए कंपैरिजन विथ कैप्शन का। तो ये इसमें जवाब दिया गया है। मतलब इसमें कुल मिला के ये कहा जाए कि आपको इसमें भी इस स्लाइड्स के नाम में ही आपको जवाब मिल रहा है, तो आप आसानी से आप जवाब दे देंगे। जिनको नहीं समझ में आया होगा आप समझ गए होंगे, मेरे ख्याल से जवाब वो बेहतर दे के आएंगे, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। नेक्स्ट क्या है, पैराग्राफ स्पेसिंग को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए पूछा गया था। MS वर्ड का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर गए थे कि मतलब इसको कैसे मतलब रिमूव किया जाए पैराग्राफ स्पेसिंग को। तो हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि एक पैराग्राफ स्पेसिंग यहाँ मिलता है। यहाँ पे देखिए ऐड का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम अगर बढ़ा देते हैं तो ऐड का ऑप्शन है। रिमूव करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ये पैराग्राफ मार के आ गए, तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ता है हमको, डिजाइन टैब में। कहाँ जाएंगे, डिजाइन टैब में जाएंगे। यहाँ पे
आपको पैराग्राफ स्पेसिंग में मिलेगा। हटाने के लिए नो पैराग्राफ स्पेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हटेगा। किस टैब में है? डिजाइन टैब में। और किस सेक्शन में? डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में है। क्या? पैराग्राफ स्पेसिंग को हटाने के लिए यहाँ से नो पैराग्राफ स्पेस करेंगे। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ये पैराग्राफ सेक्शन लगा के आ गए, एक क्वेश्चन गया। तो ये गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट डेट और टाइम इंसर्ट करने का शॉर्टकट की पूछा था। अगर डेट और टाइम का इंसर्ट करना है तो ये तो काफ़ी आसान है। आपको डेट और टाइम का शॉर्टकट की होता है, यहाँ पे अल्ट शिफ्ट और डी होगा। इसका आंसर अल्ट शिफ्ट और डी होगा आपका डेट और टाइम का शॉर्टकट की। क्लियर है? नेक्स्ट है द मेल मर्ज फील्ड नेम्स लेंथ लिमिट। तो इसका होता है 255। ठीक है, मेल मर्ज में जो नेम का लेंथ लिमिट होता है वो कितना होता है? 255 होता है। अब फील्ड में जो अंदर में फील्ड में जो उसको कैरेक्टर टाइप करते हैं वो 63 होता है। उसमें जो कैरेक्टर वगैरह टाइप करते हैं उसमें 63 कैरेक्टर तक हम टाइप कर सकते हैं। बाद बाकी सीट को रीनेम करने के लिए पूछा था। तो सीट को रीनेम करने के लिए तो 2-3 तरह से हम बता चुके हैं। अगर आपको कोई भी सीट को रीनेम करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक करके भी सीट रीनेम कर सकते हैं नीचे में। अगर इसको रीनेम करना है दूसरा तरीका, राइट क्लिक करके भी हम रीनेम कर सकते हैं। अगर इसी का तीसरा तरीका पूछेगा तो इस पर हम क्लिक करके होम टैब पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, रीनेम सीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी सीट रीनेम होता है। तो क्लियर है ये सीट रीनेम करने के लिए। नेक्स्ट आपका क्या दिया गया है? करेक्ट सेल एड्रेस। सेल एड्रेस मतलब जो करेक्ट सेल एड्रेस है वो खोजने के लिए बताया। तो देखिए करेक्ट आप भी जवाब दे सकते हैं। कोई भी सेल एड्रेस में पहले अल्फ़ाबेट होता है। यहाँ पे देखिए B3 जो लिखा हुआ है, पहले ये जो आपका कॉलम है, कॉलम हेडिंग आएगा कोई भी सेल में। पहले कॉलम हेडिंग, उसके बाद रो हेडिंग, कॉलम हेडिंग, रो हेडिंग, पहले C उसके बाद R। देखिए अल्फ़ाबेट में पहले क्या आता है? C उसके बाद R, तो CR। क्लियर है? तो पहले कौन हेडिंग? कॉलम हेडिंग, उसके बाद रो हेडिंग। तो सेल एड्रेस जैसे कॉलम हेडिंग E है और रो हेडिंग इसका 2 है तो E2 इसका सेल एड्रेस हो गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉलम हेडिंग D है और इस यही सामने जहाँ पे मेरा सिलेक्शन है यहाँ पे 5 है रो हेडिंग, तो इसका यहाँ पे D है और इधर 5 है तो D5 हो गया। यहाँ पे देखिए नेम बॉक्स में D5 सेल एड्रेस। तो इसी तरह यहाँ भी देख सकते हैं, कहीं भी आप B है तो B4, तो B4 सेल एड्रेस हो गया यहाँ पे। आई थिंक आप बेहतर जवाब देंगे, अच्छे से बना गएंगे। व्हाट इज IBM? IBM पूछ दिया था कि IBM क्या होता है। IBM का देखिए कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यहाँ पे हम लिख देते हैं। क्लियर है? IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। देखिए IBM एक कंपनी था जिन्होंने 1990 के मतलब 90s के दशक 1990 के दशक में IBM ने एक कंप्यूटर सेवा सॉफ्टवेयर सुपर कंप्यूटर और वैज्ञानिक अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया, जो कि 2000 के बाद इसे सुपर कंप्यूटर और दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है अलाइन का शॉर्टकट की, राइट अलाइन का पूछ दिया था। तो देखिए अलाइन का शॉर्टकट की आप ध्यान देंगे यहाँ पे। चलिए हम MS वर्ड ओपन कर लेते हैं, आपको हम चारों अलाइन दिखा देते हैं। यहाँ पे ये अलाइन पूछ देगा सबसे पहले कितने प्रकार का होता है, तो अलाइन 4 प्रकार का होता है। कौन कौन अलाइन? लेफ्ट अलाइन। लेफ्ट अलाइन का शॉर्टकट की Ctrl+L। उसके बाद होता है सेंटर अलाइन, इसका सेंटर इससे कैरेक्टर सेंटर में रहता है, लेफ्ट से लेफ्ट में चला जाता है। और इसका शॉर्टकट की सेंटर का Ctrl+E, राइट का Ctrl+R और जस्टिफाई का Ctrl+J। तो ये क्या करता है? टेक्स्ट को अलाइन करता है। लेफ्ट अलाइन लेफ्ट में केवल अलाइन करेगा, राइट सेंटर अलाइन केवल सेंटर में अलाइन करेगा, राइट अलाइन राइट में करेगा, जस्टिफाई लेफ्ट और राइट दोनों भाग को अलाइन करेगा। क्लियर है? ये हम विस्तार में वैसे MS वर्ड का हम क्लास प्रैक्टिकली ले रहे हैं, वहाँ देखिएगा तो ये आपको बेहतर एग्जाम्पल दे के समझाया है, अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इसके बाद पूछ दिया था एनआईसी का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म पूछ दिया था। तो एनआईसी का फुल फॉर्म होता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक नंबरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर। यह है आपका किस चीज़ का फुल फॉर्म? एनआईसी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक नंबरिकल इंटीग्रेटर, ये बीच में इसको हटा देना है, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर।
क्लियर है इनआईए का फुल फॉर्म। और लास्ट में जो क्वेश्चन है ये यूज ऑफ रैम। ठीक है, तो आइए हम रैम को अच्छे से बताते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म। और रैम क्या करता है कि ये एक स्टोरेज डिवाइस है, डाटा को स्टोर करता है, ये अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, मतलब भूलने वाला मेमोरी। जैसे कंप्यूटर आपका ऑन रहेगा, इसको सब कुछ याद रहेगा, जैसे कट कॉपी पेस्ट डिलीट वगैरह जो भी कमांड यूज करते हैं कंप्यूटर ऑन में, कोई भी डेटा टाइप करते हैं तो वो रैम में टेम्पोरली सेव रहती है। जैसे पावर अचानक चली जाती है तो उस डेटा क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है और ये इसका काम क्या होता है, किसी भी डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। किसी भी डेटा को क्या करता है, टेम्पोररी स्टोर करता है। क्लियर है ये। कुल मिला के ये था आपका सारा क्वेश्चन जो कि अभी पूछा जा रहा है, अभी के ये स्तर से आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर आप कंटिन्यू जो भी हम मटेरियल एसके सानू आईटी टेलीग्राम ग्रुप पे दिए हैं उसको पढ़ रहे होंगे और मेरा वीडियो प्रॉपर देख रहे होंगे, जो भी हम अभी तक बता रहे हैं वो मेरा शुरू से ही कहना है। देखिए मेरा शुरू से ही फंडा है कि आप सबसे पहला काम क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, जितना है सारा फोकस कीजिए प्रैक्टिकल पे। ये आज नहीं है, आप मेरा पुराना भी वीडियो जाके देख सकते हैं, हम यही बात बोलते हैं, फोकस ऑन योर प्रैक्टिकल। मतलब आप अपने जो भी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल तैयारी कीजिए, उसको देखिए, सारे टूल्स को ओपन कीजिए। टाइपिंग तो ज़रूरी है पास करने के लिए। वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में 30 से 35 मार्क हम शुरू में भी बोले थे पूछता है, और अभी भी यही बोलेंगे। वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पढ़ के चल जाते हैं तो आप एग्जाम पास कर जाते हैं। ठीक है, तो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, बाद वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये भी पढ़ना जरूरी है। इसको मतलब विशेष रूप से प्रायोरिटी देनी है आपके जो सिलेबस है। बाद बाकी वो भी इंटरनेट है और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, थोड़ा बहुत भी पढ़िएगा तो आराम से एग्जाम निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा स्ट्रेटजीज है, आज से नहीं हम ये बता रहे हैं बात, हम शुरू से ही कर रहे हैं कि आप इस बेसिस पे तैयारी कीजिए, आपका एग्जाम 100% निकलेगा। और कह नहीं रहे हैं, मेरा स्टूडेंट जाता है तो ऐसे बोलता है कि सर क्वेश्चन में तो दम ही नहीं है, ऐसे नहीं कह के आता है दम ही नहीं है। उसको हम इतने तरीके से, इतने अच्छे से उसको मटेरियल प्रोवाइड कर दिए, इतने मतलब वीडियो में, और बाद बाकी ऑफलाइन भी वो पढ़ा है इतना, मतलब वो बोलते हैं कि आपका जो इतना अभी वीडियो है वो और मटेरियल पढ़ लेगा, एग्जाम पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाद बाकी टाइपिंग तो आपको खुद से करना है। तो ये सारा कुछ पे आप मेहनत करेंगे तो आपका भी मेरिट लिस्ट में नाम होगा, 100% होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।